अद्भुत त्रिपुरा में अब तक आपने देखा माणिक्य राजवंश की शान उज्जैनता पैलेस, ऊनाकोटी, त्रिपुरा का अमेज़न छबिमुरा, शक्तिपीठ त्रिपुरेश्वरी मंदिर। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे रुद्र सागर, जिसमें मोती सा चमक रहा है नीरमहल। मैं इस वक्त फैनी ब्रिज पर खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इस ब्रिज की लंबाई है 412 मीटर और मेरे साथ हैं इस ब्रिज के प्रोजेक्ट मैनेजर रघुराज सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। कब से ये स्टार्ट हुआ है और कब तक ये बन जाने की उम्मीद है? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में और कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2020 में। यानी कि दिसंबर में, इसी दिसंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट कर देंगे। अच्छा, ये भारत के कौन से इलाके को कनेक्ट करेगा और बांग्लादेश के किस इलाके को कनेक्ट करेगा? ये नॉर्थ ईस्टिया को कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के साथ। हमारे इस तरफ है सबरूम और इस तरफ है रामगढ़ का इलाका जो बांग्लादेश में पड़ता है और वहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है और ये चिटागोंग तक जाता है जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। कितना चैलेंजिंग था जब आपने इसको बनाना शुरू किया फैनी नदी के ऊपर? फैनी नदी में एक्चुअली क्या है, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमने सबसे पहले बांग्लादेश जाने के लिए एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया था जो अभी भी हुआ है और वो 2 बार रेनी सीजन में पास आउट हो चुका है। अभी हमारा जो ब्रिज है वो 3री बार बनाया हुआ है, तो पानी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। वैसे अब तो हम कंप्लीशन की तरफ आ गए, 2 महीने की बात है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना चैलेंजेस थे, लेकिन बावजूद इसके अगर आपके इरादे मजबूत हों तो मंजिल अपने आप मिल जाती है और दिसंबर में ये ब्रिज भारत के इस हिस्से को बांग्लादेश से कनेक्ट कर देगा और फिर यहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस ब्रिज की इम्पोर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट को चिटगाम जो पोर्ट है बांग्लादेश में उसके साथ कनेक्ट करना। अभी क्या है कि पहले सबरूम में रेलवे स्टेशन नहीं था, अभी शायद 6-7 महीने पहले रेलवे स्टेशन शुरू हुआ है, तो उस रेलवे स्टेशन का भी पर्पज़ यही है, पोर्ट से माल आएगा ब्रिज के थ्रू और यहाँ से रेल के द्वारा पूरी नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई। और ये ब्रिज फैनी नदी के ऊपर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर के बाद उस तरफ जो बांग्लादेश का रोड है वो चौड़ी नहीं है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने पैसा देके टेंडर करा दिया है। वो रोड भी आपको 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, चौड़ी रोड बन जाएगी बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की तरफ वो पैसा भारत सरकार नहीं दिया और टेंडर करा के उस रोड को भी बनाने का एक बड़े भाई का भूमिका निभाई है भारत ने वहाँ पर। अब यहाँ तक जो टूरिस्ट आ चुके हैं मोती ब्रिज में खड़ा होकर छवि तो लो 2 देश के मिडल में जी, तो वो एक फीलिंग आता है। Exactly. देन आप वहाँ से जब चलोगे कक्स बाजार के लिए, और कक्स बाजार है एशिया के लॉन्गेस्ट बीच है, तो वो देखना चाहते हैं, पूरे एशिया के लोग देखना चाहते हैं। मैं इस वक्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खड़ा हूं जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया और दिसंबर के बाद भारत और बांग्लादेश में के बीच में जो ट्रेड होगा उसमें स्पीड आएगी, तेज़ी आएगी और दोनों ही इलाकों में तेज़ी से विकास होगा। आइए अब हम चलेंगे आगे और अपना सफ़र त्रिपुरा का जारी रखेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ श्वेजेगुन पगोड़ा में और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और मेरे साथ है भंते खेमासरा। भंते पाली भाषा में इसका अर्थ होता है मंक यानी कि भिक्षु। इस टेम्पल के बारे में कुछ बताइए हमें। इस टेम्पल जो है ये है श्वेजेगुन पैगोडा है, दम्मदेपा स्कूल का कैंपस में। दम्मदेपा स्कूल शुरुआत किया है 2002 में
2002 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका कैंपस पूरा एरिया ये है, ये स्कूल बिल्डिंग है, उधर हम लोग का रेसिडेंशियल है, हॉस्टल है, दमा हॉल है, ऑफिस है। ये 2002 में स्थापना किया है बाय हमारा मोस्ट वेनरेबल डॉक्टर दम्मापिया, वो फाउंडर एंड प्रिंसिपल एंड चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पर मॉक कम्युनिटी पाई जाती है जो बर्मा से जो बुद्धिस्ट है उनसे उनका रिलेशन है। हम लोग का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑलमोस्ट सेम, वी आर फॉलोइंग द बर्मीज ट्रेडिशन दैट इज कॉल्ड द थेरावादा बुद्धिज्म। Theravada Buddhism we have it in Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar and Sri Lanka. India also, this northeastern part of places we have the Theravada Buddhist, we call them monk Buddhist. ओके, अच्छा ये बताइए कि दलाई लामा भी यहाँ पर आ चुके हैं। 17 जनवरी 2007 में हमारा ये दम्माटिपा स्कूल पे विजिट किया है, उन्होंने यहाँ पर धम्म डिस्कोर्स भी किया है। और हमारा जो उस समय शुरुआत बनाया था ये टूरिस्ट लॉज, महामनी टूरिस्ट लॉज मन बोनकुल में, यहाँ भी उन्होंने रुका है। दलाई लामा की विज़िट की वजह से ये जगह की अपनी रिलीजियस वैल्यू है, ये जगह पवित्र मानी जाती है। साबरूम में एक हमने प्रस्ताव को मंजूरी दिया है बौद्ध कल्चरल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, क्योंकि साउथ एशिया से, पूर्व एशिया से सब लोग यहाँ के अपना कल्चरल आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा मैंने परमिशन, हम लोगों ने सरकार की तरफ से परमिशन दिया है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या बाहर के देश के स्टूडेंट्स भी आएंगे यहाँ पर? हाँ जी, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनने के बाद हम लोग का तो प्लान है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन भी होगा और दूसरा डिपार्टमेंट भी होगा, उसमें हो सकता है कि फार्मेसी भी है, दूसरा डिपार्टमेंट भी होगा। तो उसमें से हम लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये त्रिपुरा में पहले बार अगर होगा होने से, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होने से हमारा जो म्यांमार है, जो थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, जो सिंगापुर है, अलग अलग कंट्री से जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ आएगा, यहाँ पर पढ़ाई करेगा, और जो नॉन बुद्धिस्ट भी आएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, ये हम लोग का इच्छा है। राजधानी अगरतला से 100 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं पिलक गांव में, और इसको कहते हैं ठकुरानी का टीला। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। खुदाई के दौरान यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो 800 से 1200 साल पुरानी हैं। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ ऐसी है जो हमें पूरा आइडेंटिफिकेशन मिल गई है। जैसे कि एक महिषासुर मर्दिनी है जो दुर्गा का एक और रूप है, और एक सूर्या मूर्ति है, और तीसरा एक शिवलिंग मिला है जो इंडिया में सिर्फ 2 ही है, वो वाइट कलर की है। जब हम बात करते हैं उन मूर्तियों की, तो तब कौन सी डायनेस्टी का राज था? जब सेन पाल वंश जो थे तब उस टाइम के थे, 800 से 12 साल पहले यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मिल गई थी जो हिंदू और बुद्धिस्ट का मिक्स्ड है। कहीं पर हिंदू मूर्ति मिली है और कहीं पर बुद्धिस्ट भी मिला है। इस स्थल पर दोनों धर्मों की मूर्तियाँ मिली हैं, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इसकी देखभाल करता है। काफ़ी मूर्तियाँ जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन जो कुछ भी यहाँ मिला है वो हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। अब हम चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर और बात करेंगे कुछ और विशेषताओं की यहाँ की। 16 सेंटीमीटर ऊंचे 13वीं शताब्दी के सफ़ेद शिवलिंगम से लेकर 6ठी शताब्दी तक के बौद्ध प्रतिमाएं इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो टेराकोटा में बनी हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इनको सहेज कर रखा गया है, और ये सब कुल मिलाकर 110 हैं। इस टेराकोटा प्लाक की हम बात करते हैं जो अलग अलग ह्यूमन फॉर्म्स हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्रण है जो हाथ में डैगर लेकर बाघ से लड़ाई कर रहा है। ये ज़्यादातर जो प्लाक हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। यहाँ पर 110 है टोटली के बिना, और एक थोड़ा पैसे है जो हम इसको 110 में ऐड नहीं किया है, जो अगर हम उनको एक साथ ऐड कर देंगे तो 111 हो जाएंगे। वो टेराकोटा में बने हुए हैं? नहीं, हम
हम लोग के देश में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कॉइन बनाई थी, उस टाइम की ये कॉइन है। अच्छा, ये खुदाई कहाँ पर हुई है और कहाँ से इन चीज़ों का आप लेकर आए? यहाँ पर ही पहले एक मार्केट थी। बाद में जब बारिश होने लगी, धीरे धीरे से जो सूर्या मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, तो नीचे से थोड़ा थोड़ा दिखने लगी थी। फिर बाद में यहाँ पर खुदाई करने के बाद ये सब मूर्ति मिली है। ये सारे जो टेराकोटा दिख रहे हैं आप लोग, ये हमारे 3 साइड है। 3 साइड से श्याम सुंदर टीला से ये सब टेराकोटा इधर लाकर म्यूजियम में सजाया गया है। तो जैसे कि आपने सुना, ये हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। यहाँ पर आपको हिंदू और बौद्ध धर्मों का समागम मिलेगा और ये आप देख सकते हैं कि इनके साथ बाकायदा कार्बन डेटिंग करके इनका डिटेल दिया गया है। 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं 12वीं शताब्दी तक की ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और इसके अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप इस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़कर इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। आइए चलें आगे और देखेंगे और क्या क्या है टीला में। ये श्यामसुंदर टीला है। हम लोग यहाँ पर जो विलेज का नाम है उसको बोलते हैं बुरीरबारी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम दिया है श्यामसुंदर टीला। इसका बहुत पुराना कहानी है। तो यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर था पहले, वहाँ के ऊपर एक बुरी रहता था, उसका नाम था श्याम सुंदरी। उसका नाम से इसका नाम हुआ है श्यामसुंदर टीला। ये तो है बुद्ध का दूसरा रूप जो अवलोकितेश्वर है। वो मिट्टी खुदाई करने के बाद वो निकला है। जो जहाँ मूर्तियाँ जहाँ से निकला है वो ऐसे जो साइड पर था वो ऐसे ही रख दिया है। मैं इस वक्त भारत के आखिरी हिस्से कमला सागर कस्बे पर हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उस पार है बांग्लादेश। मैं इस वक्त खड़ा हूं कमला सागर लेक के ऊपर जो सिपाही ज़िले में पड़ता है और इसे बनवाया था यहीं के राजा ने और ये लेक 500 साल पुराना है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है काकोली भूमिक। काकोली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं। काकोली, ये बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस है इस लेक की? इस लेक एक्चुअली बहुत पुराना है, तो इसका पीछे एक लीजेंडरी हिस्ट्री है, लीजेंड है। तो महाराज धन्य मानिक का उनका जो वाइफ है, बिलावेट वाइफ कमला देवी, उसके नाम पर ये दिघी खनन किया। दिघी मतलब यहाँ की भाषा में लेक, इसको दिघी बोलते हैं। जो त्रिपुरा की हिस्ट्री वो बताती है कि त्रिपुरा के अंदर 184 राजा होते थे और उसमें से जो एक राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था 1501 में और उनका नाम था धन्य मानिक्य। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। राजा ने लोगों की मदद के लिए, सूखे से बचाने के लिए तालाब की खुदाई कर दी, लेकिन पानी नहीं था उसके अंदर। राजा परेशान, लोग परेशान। उसके बाद रानी के सपने में माँ काली आई और माँ काली ने कहा कि अगर तुम इस लेक में दौड़ लगाओगी तो इसमें अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन का पानी है, वो ऊपर निकल के आएगा। और तब से ये एक धार्मिक स्थान भी है। सामने एक मंदिर है, वहाँ चल के हम आपको दिखाएंगे कि क्या भव्यता है उस मंदिर की जो 500 साल पुराना है। मैं इस वक्त कासबेश्वरी मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। सरपंच जी, ये बताइए कि इस मंदिर की क्या महत्ता है और यहाँ जो मेले भरते हैं उनके बारे में बताइए। माँ पहले था बांग्लादेश में सिहटजल हबीगंज में। माँ का रूप दुर्गा रूप है, नीचे शिवलिंग इसलिए काली। महाराजा कलरमन के लेकर आया था, उन्होंने स्थापन नहीं कर सका, तो धर्म मिच कलर का धर्म के स्थापन कर दिया। आज से 527 ईयर्स माँ इधर आया। बांग्लादेश से जब ये यहाँ पर आया तो इसकी स्थापना कैसे हुई? महाराजा कलरमन के लेकर आया था, स्थापन नहीं कर सका, धर्म के स्थापन कर दिया। कब आया था बांग्लादेश से मूर्ति इधर? 527 ईयर्स आगे।
मतलब तब बांग्लादेश नहीं था, त्रिपुरा का हिस्सा था और अब वो हिस्सा बांग्लादेश में है, वहाँ से इस मूर्ति को यहाँ पर लाया गया था। आपका ये जो पूजा पाठ का तरीका है वो अलग है या सपने दिखाओ, हम पिताजी दादाजी को दिखाए सपने माने, वैसे वैसे पूजा करना, वैसे पूजा चलता है। त्रिपुरा घर है कुछ खास तरह के बंदरों का, एप्स का और क्लाउडेड लेपर्ड का। मैं इस वक्त हूँ सिपाही ज़िला बायोलॉजिकल पार्क के अंदर और मेरे ठीक पीछे है स्पेक्टिकल्ड मंकी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके चेहरे पर ऐसा लगेगा मानो सफ़ेद चश्मा पहन रखा हो। तो ये है चश्मा बंदर, हिंदी में हम यहाँ पर चश्मा बंदर और बंगाली में भी चश्मा बंदर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो व्हाइट पैच है इनका आंखों के पास में, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है स्पेक्टिकल, जैसे कि कोई चश्मा पहना हो आप। कहाँ सिपाही ज़िला में मिलता है या त्रिपुरा के अलावा? यहाँ का ही है, सिपाही जिला में मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है। इसकी वजह से इसे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, जो कि लोकली मिलता है। आपको दुनिया में कहीं भी ये स्पीसीज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ा डिस्पर्शन हुआ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा रेंज बढ़ा इनका, लोअर मिजोरम और लोअर आसाम तक इनको मिलता है, ये सब पाए जाते हैं। ये जो चश्मा बंदर है इसकी खासियत ये है कि ये बहुत क्वाइट नेचर का होता है, कभी झगड़ा नहीं करता, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और इतनी देर से मैं यहाँ पर हूँ, मस्ती ज़रूर कर रहे हैं ये, लेकिन शोर बिल्कुल भी नहीं मचा रहे। और ये जो पत्तियाँ हैं ये जैक फ्रूट लीफ है और इसको ये खाना बहुत पसंद करते हैं। हमने आपको चश्मा बंदर दिखाया। अब हम चलेंगे होलोक के पास, जो बहुत देर से शोर मचा रहा है और हमें बुला रहा है। इस जगह पहुंचकर मुझे अपने नेटिव प्लेस जयपुर की याद आ गई, जहां पर पाया जाता है जल महल। जी हाँ, आपने ठीक समझा, जयपुर और त्रिपुरा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ नीर महल को देखने और हम सफ़र कर रहे हैं नाव पर और इस लेक को बोला जाता है रुद्र सागर। रुद्र सागर पार करके मैं पहुंच गया हूं नीर महल की छत के ऊपर। नीर महल जो त्रिपुरा के राजाओं का समर पैलेस था, इसको बनने में 8 साल लगे। इसे महाराजा वीर विक्रम ने बनवाया था। लेकिन जयपुर के जल महल से नीर महल का क्या रिश्ता है? जल महल मतलब महाराजा जो राजस्थान में जल महल है उसी को देखकर इसको बनाने का विचार किया है। ये 1930 में इस महल का काम शुरू हुआ और 1938 में कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन किया है मार्टिन इन बंड कंपनी, ब्रिटिश। मेरे दाहिनी तरफ जो हिस्सा है उसे हवा महल कहा जाता है और वो महाराजा और महारानी के लिए है। और ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर सैनिक रुकते थे। बीच में आपने बताया कि एक जनरेटर रूम भी था, वो क्या है? वो जनरेटर रूम था जो मार्टिन इन बंड कंपनी द्वारा मेड इन इंग्लैंड से लाए थे महाराज। तो शौकीन महाराज था बोल के, मतलब इधर तो उस वक्त लाइट वगैरह नहीं था, तो इसलिए जो जनरेटर लाया, तो जिस जनरेटर से पूरा महल में इलेक्ट्रिसिटी हुआ करते थे, पूरा महल में लाइट चलते थे।
उस वक्त जो है लाइट तो दूर रही, मतलब हमारे इधर से लालटेन जलता था, सब बोम्बाबत्ती और लालटेन जलता था, लेकिन महाराजा ने जनरेटर लाके जो है इस महल का अंदर में पूरा लाइट से भर देता था। अच्छा, तेल कहाँ से लाते थे? जनरेटर चलता कैसे था? तेल दुबई से लाते थे, उस वक्त तेल भी हमारे इधर में नहीं था। ना लाइट थी ना तेल था, लेकिन अपने अपने शौक है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी रोमांटिक प्लेस है, और जब आप रोमांटिक मिजाज के होते हैं तो फिर कुछ भी पॉसिबल होता है। ये कितने एरिया में बना हुआ है और रुद्र सागर कितने एरिया में फैला हुआ है? रुद्र सागर का एरिया है 5.3 किलोमीटर स्क्वायर, और इस महल का लंबाई है 400 मीटर्स, टोटल 24 रूम्स। जैसे कि यह जो आपका हम जो खड़ा है, इसका नीचे जो है था, ये रॉयल फैमिली रहते थे, उनका फैमिली रहते थे, और उस तरफ सैनिक रहते थे, और उस तरफ सर्वेंट रहते थे। सब लोग जो है अलग अलग पार्ट करके बनाया गया है। 24 कमरे और सब के लिए अलग अलग इंतज़ाम। अब हम जाकर देखेंगे नीचे और क्या क्या है नीर महल में। हिंदू और मुगल स्टाइल में बना ये महल दरअसल चूने और पत्थर से बना है, जिसमें सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। मैं इस वक्त आपको लेकर आया हूँ बोट घाट पर। बोट यहाँ पर आके रुकती थी महाराजा की, और यहाँ ये सीढ़ियों से सीधे वो अपने बेडरूम में जाते थे। ये एक शौकीन मिजाज इंसान का अंदाज है, और उस वक्त इस महल के अंदर बेल्जियम टाइल्स और बेल्जियन ग्लासेस लगे हुए थे। बेल्जियन ग्लासेस हवा महल जयपुर में भी लगे हुए हैं, जो रंगीन ग्लासेस होते हैं, और उस ज़माने में यूरोप में बेल्जियन ग्लासेस की बहुत धूम थी, और उन्हीं ग्लासेस को लाकर यहाँ पर सजाया गया था। बदलते वक्त के साथ महल से लोग कीमती चीज़ें निकाल कर ले गए। अब उसकी जगह आप देख सकते हैं झरोकों में ये जालियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर कभी बेल्जियन ग्लासेस हुआ करते थे। हमें अपनी विरासत को संभालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और उनको संजो कर रखें। महल की बात हो और गीत संगीत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आपको गीत संगीत भी दिखाएंगे जो यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, और उसी के साथ आपको एहसास भी होगा कि कितना हसीन मौसम यहाँ पर होता होगा, कितना अच्छा माहौल यहाँ पर होता होगा, कितना रंगारंग माहौल यहाँ पर होता होगा जब राजा रानी यहाँ पर बैठ के गीत संगीत का आनंद लेते थे। महल, संगीत और गीत, ये सब मिलकर एक बड़ा ही रोमानी अंदाज पैदा करते हैं, और आप भी उस अंदाज का आनंद लीजिए। और आइए अब चलते हैं खुमलुंग। खुमलुंग त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर एक म्यूजियम है, और म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है जनजातीय संसार। त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं, और इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन और उनका नाच गान।
त्रिपुरा का बोरांखोल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हमारा वो डांस का नाम है बुथार फामना। ये डांस हम तब करते हैं जब वो हार्वेस्ट के बाद मतलब फसल काटने के बाद जब हम मतलब भगवान को जब शुक्र मनाते हैं कि उसने हमें ये फसल दिया, मतलब इतना फसल दिया, उसके लिए जब हम शुक्र मनाते हैं तो हम तभी ये डांस और ये मतलब ये त्योहार जो है ये होता है। पर्वतों और झीलों से लेकर जंगल तक और जनजातीय रंगों से लेकर शाही शान और शौकत तक हमने आपको त्रिपुरा का हर रंग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक झलक है। अगर आप त्रिपुरा को जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। फ़िलहाल मुझे मोहित और मोर मुकुट शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD न्यूज़।